गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। तो प्रीवियस क्लासेज में हम लोग पढ़े होंगे कि रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरीके से होता है, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल। और रिप्रोडक्शन का भी डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग बींग्स जो है वो अपने ही जैसे किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। तो अगर रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन की बात की जाए तो क्या है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which living organism gives birth to another organism of its own kind। ये बात हम लोग को पहले से ही पता है। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन 10th में पढ़ाया गया होगा आपको। फिर उसमें हम लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस वैसा रिप्रोडक्शन पढ़ना है जिसमें कि रिप्रोडक्शन जो है वो फ्लावर के अंदर होता है, उसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो कहाँ होता है? फ्लावर के अंदर होता है। फ्लावर के अंदर होता है। तो पहले यही जानते हैं कि फ्लावर क्या है। तो फ्लावर है क्या? तो फ्लावर है साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर क्या है? साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां होगा? फ्लावर में होगा। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज द पार्ट of plant where sexual reproduction takes place। ठीक है, अब हम लोग को ये बात ऑलरेडी पता होगा कि ये जो फ्लावर है उसमें कुछ टर्म्स थे। जैसे हम लोग को बात याद होगा, एक था एंड्रोसियम, एक था हमारे पास गाइनीशियम, एक था हमारे पास कैलिक्स और एक था हमारे पास कोरोला। हम लोग को पता है कि एंड्रोसियम का जो यूनिट है वो है स्टैमेन। माने एंड्रोसियम किससे बना है? स्टैमेन से बना है। गाइनीशियम किससे बना है? गाइनीशियम किससे बना है? तो ये बना है पिस्टिल से, और पिस्टिल को ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं। कैलिक्स किससे बना है? तो कैलिक्स जो बना है सेपल से। और कोरोला किससे बना है? कोरोला बना है पेटल्स से। ठीक है, ये प्रीवियस नॉलेज हम लोग का। अब ये जो स्टामेन है, स्टामेन यहां पे देखेंगे, स्टामेन मेन फॉर मेल है। तो स्टामेन कौन है? स्टामेन है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? स्टामेन है। पिस्टिल कौन सा है? इसका सिंबल है, इसका सिंबल आप लोग याद रखेंगे, ये इसका सिंबल है। पिस्टिल जो है वो कौन सा पार्ट है? ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसका सिंबल है ऐसा, याद रखेंगे, हैंड मिरर। ठीक है, हैंड मिरर सिंबल है वो किसका है? पिस्टिल का है। सेपल क्या है? तो फ्लावर के नीचे ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, 5 से 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम सेपल बोलते हैं। और पेटल्स आप लोग को पता है, पेटल्स वो पार्ट है जो फ्लावर का कलरफुल होता है, सेंटेड होता है और अट्रैक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, तो बेसिकली इस क्लास में हम लोग को डिस्कस किसके बारे में करना है? तो इस क्लास में हम लोग को डिस्कस एंड्रोसियम के बारे में करना है। ठीक है, ये सब आपको बेसिक नॉलेज है। एंड्रोसियम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे एंड्रोसियम के बारे में। तो क्या बात की हम लोग? एंड्रोसियम का बेसिक यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट इज स्टामेन। बेसिक यूनिट क्या है? स्टामेन है। ठीक है, तो अब स्टामेन के बारे में जरा बात करें हम लोग। स्टामेन, तो स्टामेन अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा है। ठीक है, जिसमें इसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं।
और एंथर का ही काम होता है इनके अंदर पॉलन ग्रेन्स को बनाना। एंथर का क्या काम है? पॉलन ग्रेन्स को बनाना। अब ये जो फिलामेंट है, तो इसका ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। ये कौन सा एंड है? प्रॉक्सिमल एंड। ये जो ऊपर का जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं डिस्टल एंड। याद कैसे रखेंगे? तो याद ऐसे रखेंगे कि प्रॉक्सी का मतलब होता है नियर टू। नियर टू जो नजदीक है, जो फ्लावर के बेस के नजदीक है, वो है प्रॉक्सिमल एंड। और डिस्टल जो वर्ड है वो लिखा किसके लिए? डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस का मतलब क्या है? दूर, जो फ्लावर के बेस से दूर है। इसको ऐसे समझेंगे कि अगर हम लोग कोई ये बनाते हैं रिसेप्टेकल, रिसेप्टेकल, इसके ऊपर क्या रहेगा? इसके ऊपर रहेगा हमारा एंथर। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट कौन सा पार्ट है? प्रॉक्सिमल पार्ट है। प्रॉक्सिमल एंड प्रॉक्सिमल पार्ट। और ये कौन सा पार्ट है? ये है डिस्टल पार्ट। ठीक है, तो क्लियर है? अब ये जो एंथर है, ये जो एंथर है, इसको अगर ऊपर से कट किया जाए, इसको बोलते हैं टीएस कट, ट्रांसवर्स सेक्शन कट। अगर एंथर को ऊपर से काटा जाए, ठीक है, तो पहले तो एंथर के बारे में 2-3 बात करते हैं कि इट इज बाइलोब्ड। कैसा है? बाइलोब्ड है। इसमें लोब कितने हैं? 2 लोब है, एक ये लोब है और एक ये लोब है। एंथर कैसा है? बाइलोब्ड है। और एंथर को अगर ऊपर से काटा जाए, एंथर को ऊपर से काटा जाए, टीएस कट किया जाए, तो हमको ये दिखता है कि, मैं डायग्राम आपको दिखाता हूं, अगर एंथर को ऊपर से काटा जाए तो उसमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, 4 कॉर्नर्स बनते हैं। उसमें क्या है? 4 कॉर्नर्स बनते हैं इस तरीके से। ठीक है, हर एक कॉर्नर में, हर एक कॉर्नर में, ठीक है, मौजूद है एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं थीका। क्या कहते हैं? थीका। समझने की बात है कि एंथर को जब हम ट्रांसवर्स कट किए तो ऊपर से देखने पर ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। 4 कॉर्नर्स दिखते हैं, हर कॉर्नर्स में क्या मौजूद है? थीका मौजूद है। थीका एक सिंगुलर वर्ड है और इसका प्लूरल वर्ड है थीकस। ये इसका क्या है? प्लूरल वर्ड है। ठीक है, अगर ऐसे किया जाए तो ये एक लोब है और ये एक दूसरा लोब है, क्योंकि बाई लोब लिखा हुआ है। दूसरी बात ये है कि एंथर डाइथीकस है। कितने थीके? एक लोब में 2 थीका है, इसलिए एंथर को हम बोलते हैं डाइथीकस। ठीक है, तो बोलते हैं कि इट इज डाइथीकस। डाइथीकस, डाई फॉर 2 है, या इसी को हम बोल सकते हैं बाइथीकस, बाई फॉर ऑल्सो 2। ठीक है, इसको इस टर्म्स में लिखा गया है, इस कंटेक्स्ट में लिखा गया है कि एक लोब में 2 थीका है, इसीलिए इसको बोला गया है डाइथीकस। ठीक है, उसके बाद क्या है? इसके अंदर एक सैक मौजूद है सबके अंदर, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम। बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, माइक्रो स्पोरेंजियम। ठीक है, तो टोटल माइक्रो स्पोरेंजियम कितने हो जाएंगे? एक इस थीकस में एक होगा, इस थीका में एक होगा, इस थीका में एक होगा, इस थीका में एक होगा। तो एंथर में टोटल कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि एंथर इट इज टेट्रा स्पोरेंजिएट। कैसा है? टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रा स्पोरेंजिएट क्यों? क्योंकि टेट्रा 4 यहाँ पे क्या है? 4 है। तो ध्यान ये देना है यहाँ पे कि जो थीका वर्ड जो लिखा गया वो लोब के कंटेक्स्ट में लिखा गया है, और एक लोब में 2 थीका है, इसीलिए लिखा गया है बाइथीकस, डाइथीकस। मगर जो स्पोरेंजियम जो लिखा गया है वो टोटल एंथर के कंटेक्स्ट में लिखा गया है, और टोटल स्पोरेंजियम यहाँ पे कितने हो जा रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम कितने हो जा रहे हैं? 4 हो जा रहे हैं। इसीलिए एंथर को क्या लिखा जा रहा है? टेट्रा स्पोरेंजिएट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करेंगे। ठीक है, जो थीका लिखा गया है वो लोब के कंटेक्स्ट में लिखा गया है, इसीलिए बाइथीकस लिखा गया है। स्पोरेंजियम जो है वो टोटल एंथर में कितने हैं इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, इसीलिए क्या लिखा गया उसको? टेट्रा स्पोरेंजिएट, क्योंकि 4 है। इसके सेंटर में एक और स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। क्या है? कनेक्टिव। कनेक्टिव जो है वो 2 लोब को जोड़ने का काम करता है। कनेक्टिव बेसिकली ये जो स्टामेन है इसी का एंड है,
ठीक है, जो कि एंथर के पास जाके जुड़ता है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, कनेक्टिव कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या बात की अभी हम लोग बात ये की है कि एक एंथर को जब टीएस कट किया गया, ट्रांसवर्सन कट किया गया, तो देखा ये गया कि उसमें एक लोब में 2 थीका थे, इसीलिए बोला गया कि एंथर इज बाइलोब्ड। ठीक है, 2 लोब है इसमें। फिर देखा गया कि इसमें थीका, हर लोब में 2 थीका है, इसीलिए बोला गया कि ये डाइथीकस है या बाइथीकस है। फिर थीका के अंदर भी क्या मौजूद है, माइक्रोस्पोरेंजियम मौजूद है, जिसको हम लोग पॉलन सैक भी कहते हैं। ठीक है, और चूंकि ऐसे 4 है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट कह रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजियम के को कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, बेसिकली हम लोग एंथर के वॉल लेयर्स के बारे में अब जानेंगे। ठीक है, चलिए, ये था क्या हमारा, अभी हम लोग बात कर रहे थे, यही था हमारा एंथर। ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा, सबसे अंदर क्या था, थीका था। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर था माइक्रो स्पोरेंजियम। एक बात याद रखेंगे, कहीं भी माइक्रो वर्ड लग जाए इस चैप्टर में, सिर्फ इस चैप्टर कंटेक्स्ट में, तो समझ लेना है माइक्रो जो वर्ड लिखा है वो पॉलन ग्रेन्स के लिए लिखा हुआ है। किसके लिए लिखा हुआ है, पॉलन ग्रेन्स के लिए। मतलब कि माइक्रोस्पोरेंजियम वो बैग है जिसको हम पॉलन सैक बोलते हैं, वो बैग है जिसके अंदर की पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। पॉलन ग्रेन्स कहां बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनेगा। ठीक है, अब क्या किया गया है कि इसको ना सिर्फ किसी एक कॉर्नर को, इन चारों में से किसी एक कॉर्नर को जूम किया गया है। जूम करने पे ये मालूम चला है कि ये जो एंथर है, ये जो एंथर है, एंथर में एंथर हैज 4 वॉल लेयर्स। एंथर में 4 वॉल लेयर्स है। इसको जूम करने के बाद पता चला है। कैसे चला, तो देखिए मैं बताता हूं। ये जो सबसे बाहरी जो लेयर है, इसको हम बोल रहे हैं एपिडर्मिस। सबसे बाहरी लेयर क्या बोल रहे हैं, एपिडर्मिस। उसके बाद एक और लेयर स्टार्ट है, उसे हम बोल रहे हैं एंडोथीसियम। क्या कह रहे हैं, एंडोथीसियम। उसके बाद एक और लेयर स्टार्ट हो रहा है, उसको मैं अलग कलर से कर दे रहा हूं। ये ऐसा है, 1, 2 और 3। ये तीनों एक ही है। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं मिडल लेयर, जो कि 2 से 3 लेयर्ड है। किसी में 2, किसी में 3। ठीक है, इसके बाद एक और स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टेपेटम। क्या बोलते हैं, टेपेटम। ठीक है, इन्हीं के अंदर, अब टेपेटम के बाद ही मौजूद होते हैं हमारे सेल्स। कुछ सेल्स मौजूद हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू ही वो टिश्यू है जो पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे। मतलब क्या कि जो हमारा एंथर है उसमें 4 लेयर है। सबसे बाहरी जो लेयर है वो एपिडर्मिस का है। अभी हम लोग बात करेंगे एपिडर्मिस के बारे में और डिटेल में। एपिडर्मिस से नीचे जो लेयर मौजूद है उसको हम एंडोथीसियम बोल रहे हैं। उसके बाद 2 से 3 लेयर स्ट्रक्चर, जिसको हम मिडिल लेयर बोल रहे हैं। उसके बाद क्या है, टेपेटम है। टेपेटम के बारे में बात करेंगे। और उसके अंदर में क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू है। और स्पोरोजिनस टिश्यू का ही काम है आपके लिए पॉलन ग्रेन्स को बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस में सबसे पहली बात क्या हो जाएगी, इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर। ये एंथर का सबसे बाहरी लेयर है। और क्या, इट इज सिंगल लेयर्ड। ये सिंगल लेयर है। उसके बाद क्या, इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। मतलब ये काम क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू मौजूद है उनको क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये हो गया एपिडर्मिस के बारे में। दूसरा जो हमारा लेयर है जिसको हम बोल रहे हैं एंडोथीसियम। अब एंडोथीसियम में क्या है, तो इट इज इनर टू
इनर, इट इज इनर टू एपिडर्मिस, मतलब ये एपिडर्मिस के बाद है, माने एपिडर्मिस के नीचे है, कहने का ही मतलब। उसके बाद इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव इन नेचर। तो हो गया क्या कि ये प्रोटेक्टिव इन नेचर है, और इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस का मतलब ब्रस्टिंग, एंथर को फटने में भी ये मदद करता है। तो क्या क्या बात हुआ एपिडर्मिस के बारे में? अभी 3 लेयर हो, अभी 2 लेयर हो गए, अभी 2 लेयर और बात करेंगे। पहला क्या हुआ कि आउटर मोस्ट लेयर है एंथर का, दूसरा सिंगल लेयर्ड है, उसके बाद प्रोटेक्टिव इन नेचर है। एंडोथीसियम क्या है? इनर टू एपिडर्मिस है, ये भी प्रोटेक्टिव इन नेचर है और ये डेहिसेंस में मदद करता है। एंथर फटेगा तब पोलन ग्रेन्स बाहर आएगा, तो ये एंथर का डेहिसेंस में मदद करेगा। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड लेयर के बारे में, जो कौन सा है हमारा मिडिल लेयर। चलिए तो बात किसके बारे में करेंगे? मिडिल लेयर। सबसे पहली बात, इट इज इनर टू एंडोथीसियम। ये एंडोथीसियम के बाद है, एंडोथीसियम के नीचे है, बाद इन द सेंस नीचे का है। इट इज 2 to 3 लेयर्ड। कितना लेयर है? 2 से 3 लेयर है। इसका भी काम प्रोटेक्शन है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, ये भी क्या करेगा? प्रोटेक्शन मदद करेगा, और ये भी डेहिसेंस में मदद करता है, एंथर को डेहिसेंस में। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेहिसेंस। ठीक है, ये हो गया मिडिल लेयर के बारे में। इनर टू एंडोथीसियम है, 2 से 3 लेयर है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और डेहिसेंस में मदद करेगा। सबसे लास्ट जो लेयर है वो ये रहा हमारा टेपेटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेपेटम। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे? इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर। पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई? इट्स सेल्स आर वेरी एक्टिव। इनके जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। तीसरी बात, इट हैज डेंस साइटोप्लाज्म। इसका साइटोप्लाज्म कैसा होगा? डेंस होगा। सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द स्पोरोजेनस टिश्यू। ये क्या करेगा? स्पोरोजेनस टिश्यू को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। तो क्या बात हो गई? टेपेटम क्या हो गया? इनरमोस्ट लेयर है, सेल्स एक्टिव है, डेंस साइटोप्लाज्म है, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पोरोजेनस टिश्यू का, इसलिए इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के बारे में। पहले भी आपको बताया माइक्रो वर्ड जब लगेगा तो समझना है कि पॉलन ग्रेन्स के बारे में बात हो रहा है। तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस क्या है? तो और जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन या प्रोडक्शन। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? तो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, या पॉलन ग्रेन्स भी कह सकते हैं। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पॉलन मदर सेल, इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और क्लियर होगा आगे है क्या? इट इज द formation of microspores from pollen mother cell, is called microsporogenesis.
जेनेसिस। ये होगा कहाँ? तो इट टेक्स प्लेस इनसाइड माइक्रो स्पोरेंजियम। कहाँ होगा? माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर होगा। और इजीली समझिए इसको कि सबसे पहले क्या है कि आपको बताया गया था कि टेपेटम होता है जो कि स्पोरोजेनस सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था। ठीक है, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था। तो स्पोरोजेनस टिश्यू जो है ना, वो पहले सबसे पहले क्या करता है, वो डेवलप कर जाता है, डेवलप करता है। डेवलप मतलब डेवलप करने का मतलब डेवलप टू बिकम एडल्ट, वो एडल्ट बनता है। और एडल्ट बनने के बाद ये जो स्पोरोजेनस सेल है यही कन्वर्ट हो जाता है पीएमसी में या एमएमसी में। अब पीएमसी क्या है, यहां पे लिखा हुआ था ना, पॉलन मदर सेल। पीएमसी क्या है? पीएमसी क्या है? पॉलन मदर सेल। इसी को हम बोल रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। दोनों एक ही चीज है। क्यों एक ही चीज है? क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल से ही क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर बनेंगे। और माइक्रोस्पोर ही तो पॉलन ग्रेन्स है, मतलब यही पॉलन ग्रेन्स बनाएगा। माइक्रोस्पोर ही क्या है? पॉलन ग्रेन है। तो सीधी बात हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और ये किससे हो रहा है? तो स्पोरोजेनस सेल जो है वो डेवलप करके क्या बनाए? पीएमसी बनाए या एमएमसी बनाए। अब क्या हो रहा है? अब इसमें होता है मियोसिस नंबर 1। क्या होता है? मियोसिस नंबर 1। अब जब मियोसिस नंबर 1 होगा तब क्या होगा? ये पॉलन मदर सेल से बनेंगे डायाड माइक्रोस्पोर डायाड। क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर डायाड। पीएमसी में मियोसिस 1 होगा तो बनेगा माइक्रोस्पोर डायाड। डायाड का मतलब 2 सेल बन जाएंगे। मैं अभी डायग्राम से समझाऊंगा। डायाड किसके लिए है? 2 सेल के लिए लिखा हुआ है। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा मियोसिस नंबर 2। उसके बाद क्या होगा? मियोसिस नंबर 2। और उसके बाद बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बन जाएगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड, जो कि 4 होंगे। ठीक है, और यही माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो बना रहे हैं हमारा पॉलन ग्रेन्स। यही क्या बना रहे हैं? हमारे पॉलन ग्रेन्स। फिर से समझेंगे कि जो स्पोरोजेनस सेल्स थे, जो स्पोरोजेनस टिश्यू हम लोगों ने बात किया था माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर था, तो टिश्यू है, ईच इंडिविजुअल को हम सेल कह रहे हैं। तो स्पोरोजेनस सेल जो है वो डेवलप करके अडल्ट होंगे तो वो क्या बनाएंगे? वही क्या बन जाएंगे? तो बन जाएंगे पॉलन मदर सेल। जिससे माइक्रोस्पोर बनेगा उसको हम लोग पॉलन मदर सेल बोलेंगे। ठीक है, या मदर माइक्रोस्पोर सेल बोलेंगे। अब इसमें जब मियोसिस 1 हुआ तो क्या बना? माइक्रोस्पोर डायाड। इसको हम बोलते हैं 2 सेल्ड स्टेज। ये कौन सा स्टेज है? 2 सेल्ड स्टेज है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? मियोसिस 2 हुआ। और जब मियोसिस 2 हुआ तो क्या बना? माइक्रोस्पोर टेट्राड। और माइक्रोस्पोर टेट्राड से ही क्या बना? हमारा पॉलन ग्रेन्स बना है। डायग्राम को ऐसे समझेंगे कि ये है स्पोरोजेनस सेल। ठीक है, और ये डेवलप करके ये डेवलप किया तो ये बना पीएमसी। ऐसे समझेंगे। फिर इसमें मियोसिस 1 हुआ तो क्या हुआ? ऐसा हुआ, 2 सेल इसमें बना। ठीक है, फर्दर क्या हुआ? ऐसे 2 अलग अलग सेल बनाते हैं। ठीक है, 2 अलग अलग सेल बने। अब फिर इससे क्या हुआ? इससे हो गया आपका 1 2 3 4, जो कि ये बना हुआ आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड। और इन सब से क्या बना? इन सब से आपका बना पॉलन ग्रेन्स। इन सब से क्या बन गया? हमारा पॉलन ग्रेन्स बन गया। मतलब एक स्पोरोजेनस सेल से 4 पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। अब अगर बात करिएगा प्लोइडी की, मतलब प्लोइडी मतलब कि ये कैसा होगा? ये तो 2n होगा, ये हम लोग को पता है। ये क्या रहेगा? 2n ही रहेगा। मियोसिस जब भी होगा तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये जो भी बनेंगे वो n हो जाएगा। और ये भी क्या रहेगा? इसकी प्लोइडी क्या रहेगी? n ही रहेगी।
तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्पोरोजेनस सेल का प्लॉइडी बताइए, बोलेंगे 2n। पोलन मदर सेल का प्लॉइडी बताइए, 2n ही रहेगा। माइक्रोस्पोर डायड के प्लॉइडी बताइए, n हो जाएगा। माइक्रोस्पोर टेट्राड का प्लॉइडी बताइए, क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो बेसिकली अभी तक के कहानी में हम लोगों ने एक पोलन ग्रेन्स बना लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पोलन ग्रेन्स के बारे में, क्या? तो अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, पोलन ग्रेन्स के बारे में, ठीक है। तो अभी हम लोग बात किए कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के रिजल्ट में बनेगा। तो सबसे पहला क्या है पोलन ग्रेन, इट इज मेल गैमेटोफाइट, मतलब ये वो बॉडी है जो मेल के गैमीट को कैरी करता है, ठीक है। किससे बना है, इट इज मेड अप ऑफ माइक्रोस्पोर, हम लोग बात किए थे माइक्रोस्पोर टेट्राड है, माइक्रोस्पोर टेट्राड से ही बना है, ठीक। अब ये जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, इसका तो सिंबल हम लोग को पता ही है पहले से ही, ठीक है। अब ये जो पोलन ग्रेन्स है वो अलग अलग फ्लावर के पोलन ग्रेन्स का जो मॉर्फोलॉजी है, शेप है, साइज है, वो अलग अलग है। बट जनरली अगर साइज की बात करें, जो जनरल सब मैक्सिमम में है, इट्स साइज रेंजेज फ्रॉम 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, ठीक है, डायामीटर साइज क्या रेंज है, 25 to 50 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब ये जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, इसमें दो कवर है, ठीक है, मतलब कि इट हैज 2 लेयर, हम लेयर कह लेते हैं। इसमें कितने लेयर है, 2 लेयर है। और लेयर को ही द लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पोरोडर्म, इसको हम और क्या बोलते हैं, स्पोरोडर्म। मतलब जो पोलन ग्रेन्स का जो 2 लेयर है ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोडर्म। कैसा है, तो एक बाहर और एक उसके, ये अंदर वाला मान लेते हैं, और बाहर का जो उसका जो है ना वो कुछ इस तरीके से इररेगुलर है, डिसकंटिन्यूअस है, कहने का ये मतलब ये ऐसे है, कुछ इस तरीके का, कुछ ऐसा है, ठीक है। जो बाहरी जो लेयर है, इसको हम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 तरह का है, एक है एक्साइन और एक है इंटाइन। एक्साइन का मतलब आउटसाइड का लेयर है एक्साइन, और इंटाइन अंदर का जो लेयर है वो क्या है, इंटाइन। अभी जो एक्साइन है इसमें कुछ होल पोर्स मौजूद है, उन्हें पोर्स को हम बोलते हैं जर्म पोर। अभी बात करेंगे जर्म पोर के बारे में, क्या है जर्म पोर, क्या इसकी आवश्यकता है, ठीक है। तो ऐसा है हमारा पोलन ग्रेन, ठीक है, ऐसा हमारा पोलन ग्रेन। तो बारी बारी से बात करते हैं। एक्साइन के बारे में बात करेंगे अगर, तो सबसे पहले बात क्या है कि इट इज आउटर कवर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ये पोलन ग्रेन का बाहरी कवर है। दूसरी बात करें तो इट इज डिसकंटिन्यूअस, ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, इर्रेगुलर है, कंटिन्यूअस नहीं है ना, ब्रेकेज है जर्म पोर की वजह से। उसके बाद क्या है, इट कंटेन्स जर्म पोर, इसमें क्या है, जर्म पोर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस जर्म पोर का काम क्या है, तो जब ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाएगा तो जो पोलन ट्यूब डेवलप होने का काम होता है वो काम होता है जर्म पोर का। जर्म पोर ही पोलन ट्यूब डेवलप करेगा। तो जर्म पोर डेवलप्स पोलन ट्यूब इन स्टिग्मा। तो क्या बात हुई एक्साइन के बारे में कि आउटर कवर है, डिसकंटिन्यूअस है, जर्म पोर इसमें है,
और जर्मपोर क्या मदद करेगा, पोलन ट्यूब बनाने में मदद करेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो एग्जाइन है ना, ये बना होता है एक हार्ड केमिकल सब्सटेंस का जिसे हम बोलते हैं स्पोरोपोलिन। मतलब एग्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन का बना हुआ है। ठीक है, एग्जाइन जो है वो बना हुआ है स्पोरोपोलिन का। ठीक है, स्पेलिंग गड़बड़ हो गया है। एग्जाइन किस चीज का बना है, स्पोरोपोलिन का बना हुआ है। अभी जो स्पोरोपोलिन है ना, आप यहाँ देखिए ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक स्पोरोपोलिन रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, बट यहाँ तो एब्सेंट रहेगा ना, यहाँ तो एब्सेंट रहेगा ना। तो हम बोलेंगे ना एक बात और कि स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट एट या नियर जर्मपोर। कहाँ पे नहीं रहेगा, जर्मपोर के पास ये नहीं रहेगा। तो बस एक बार फिर से पहले सुन लेंगे कि ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। ये बना है माइक्रोस्पोर से, साइज रेंज है, 2 लेयर है इसमें, और लेयर को ही हम क्या बोलते हैं, स्पोरोडर्म बोलते हैं। इसमें 2 लेयर है, एक एग्जाइन है, दूसरा इंटाइन है। एग्जाइन जो है वो आउटर कवरिंग है, इंटाइन जो है वो इनर है। फिर यहाँ पे लिखा होगा कि ये जो एग्जाइन है वो डिसकंटिन्यूअस है, जर्मपोर इसमें है, और जर्मपोर जो है वो पोलन ट्यूब बनाने में मदद करता है। फिर एग्जाइन जो है वो बना है स्पोरोपोलिन का, और स्पोरोपोलिन जो है वो एब्सेंट है कहाँ पे, जर्मपोर पे। अब बात करते हैं इंटाइन के बारे में। अब इंटाइन के बारे में जानने से पहले थोड़ी सी और बात कर लेते हैं स्पोरोपोलिन के बारे में। स्पोरोपोलिन जो होता है ना, ये हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मैटर होता है, हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मैटर। और चूंकि एग्जाइन जो है वो बना हुआ है स्पोरोपोलिन का, है ना, और स्पोरोपोलिन कैसा है, हार्ड है। तो स्पोरोपोलिन जो है वो पोलन ग्रेन्स को रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेगा हाई टेम्परेचर से, करेगा ना। तो इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस फ्रॉम हाई टेम्परेचर, विंड, वाटर, etc। स्पोरोपोलिन उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसीलिए स्पोरोपोलिन का इस्तेमाल करते हैं फॉसिलाइजेशन के लिए। फॉसिलाइजेशन का मतलब कि स्पोरोपोलिन को प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है, फर्दर स्टडी के लिए। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फॉसिलाइजेशन ड्यू टू स्पोरोपोलिन। ठीक है, तो ये टोटल बात हो गई एग्जाइन के बारे में। अब जो अंदर का जो लेयर है इंटाइन, इसके बारे में बात कर ले। सबसे पहला बात हो गया, इट इज कंटिन्यूअस लेयर। कैसा है ये है, इसके अंदर कुछ साइटोप्लाज्म भरे होंगे, सेल मौजूद होगा। ये है, क्या है आपका, ये आपका है कंटिन्यूअस। ठीक है, ये कंटिन्यूअस लेयर रहेगा। फिर ये इट्स नॉट हार्ड, ये हार्ड भी नहीं रहेगा। ठीक है, अब आखिर ये पोलन ग्रेन से बनेगा कैसे। तो ये इंटाइन के बारे में बस इतना ही है कि ये जो कंटिन्यूअस होगा, ये हार्ड नहीं होगा, और इसी के अंदर सारी काम होगी। अब कैसे हो रहा है तो इसको देखिए जरा आप सब, कैसे आखिर इस पोलन ग्रेन से गैमिट बनेगा, ये हम देखते हैं। तो ये हमारा हो गया, एक मिनट, और ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर सेल है, ये एग्जाइन है, ये जर्मपोर है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसका इंटाइन है। सबसे पहले इसका क्या होगा, ये जो पोलन ग्रेन है, ये जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, पोलन ग्रेन, ठीक है,
अब सबसे पहले क्या होगा, इस पॉलन ग्रेन का होगा माइटोसिस, सिमेट्रिक माइटोसिस, ठीक है, सिमेट्रिक माइटोसिस। और जब इसका माइटोसिस होगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये सब रहेंगे, जर्मकोल वगैरह सब रहेगा, और सबसे अंदर क्या होगा, ये जो इसका सेल था वो डिवाइड करेगा और दो सेल बनाएगा, दो छोटे छोटे सेल, एक थोड़ा सा बड़ा है और एक छोटा है, इससे बनेगा वेजिटेटिव, एक को हम बोल रहे हैं वेजिटेटिव सेल, ठीक है, और एक को हम बोल रहे हैं जेनरेटिव सेल। क्या बोल रहे हैं, जेनरेटिव वेजिटेटिव सेल, और दूसरे क्या बोल रहे हैं, जनरेटिव सेल। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा सेकेंड माइटोसिस, उसके बाद क्या हो जाएगा, सेकेंड माइटोसिस। और जब सेकेंड माइटोसिस होगा तो ये जो जनरेटिव सेल है वो दो सेल में डिवाइड करेगा, मतलब कुछ ऐसा होगा कि ये इंटाइन रहेगा और ये बाहर से जर्म पोर जो था वो वाला पोर्शन, और ये वेजिटेटिव सेल तो रहेगा, वेजिटेटिव सेल, ठीक है, और इसका जो जनरेटिव सेल है वो इरेगुलर दो जनरेटिव सेल बनाएगा, क्या कर लेगा, दो जनरेटिव सेल बना लेगा, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं टू सेल्ड प्रोसेस, मतलब कि इसमें दो सेल बना है ना, इसलिए इसको बोलते हैं टू सेल्ड स्टेज है ये। और ये कितना है, ये है थ्री सेल्ड स्टेज, थ्री सेल्ड स्टेज, क्योंकि यहाँ तीन सेल बन रहे हैं इसलिए तीन सेल्ड स्टेज। मैक्सिमम है 60% प्लांट्स जो होंगे उसमें टू सेल्ड स्टेज पे ही काम होता है, मतलब इतना ही बनेगा। और ये जो थर्ड है ना, वो उसके स्टिग्मा पे जाने के बाद, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाएगा तब दो जेनेटिव सेल बनेंगे, मैक्सिमम के केस में 60% में टू सेल ही है, मतलब कि ऐसा ही बनेगा और यही जाएगा स्टिग्मा के ऊपर। मगर 40% जो प्लांट्स बचेंगे उनका जो पोलन ग्रेन्स रहेगा वो तीनों सेल बाहर ही हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब एंथर में ही हो जाएगा। और यही जो बना, यही क्या कहलाएगा, मेल गैमीट कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा, मेल गैमीट कहलाएगा, ठीक है, जो कि पार्ट करेगा फर्टिलाइजेशन में। तो इस तरीके से हम लोग का बन गया मेल गैमीट, ठीक है। तो मेल गैमीट में हम लोगों ने क्या क्या देखा, जो पोलन ग्रेन्स था उसमें फर्स्ट माइटोसिस होगा, फर्स्ट माइटोसिस जब होगा तो उसमें दो सेल बन जाएंगे, एक सेल होगा वेजिटेटिव सेल, एक सेल होगा जेनेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो है वो स्पिंडल शेप्ड है, ठीक है, और जो जेनेटिव सेल है अब उसके बाद क्या होगा कि फिर सेकंड माइटोसिस होगा। जब सेकंड माइटोसिस होगा तो जो जेनेटिव सेल होगा उससे वो दो सेल और बनाएगा, मतलब वही दो सेल में डिवाइड कर जाएगा, ठीक है, जिसको हम थ्री सेल्ड बोलते हैं, थ्री सेल्ड स्टेज बोलते हैं। और फिर हमने बात किया कि 60% एंजियोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स मीन्स की जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, 60% एंजियोस्पर्म में टू सेल्ड स्टेज पे पोलन ग्रेन बनेगा, मेल गैमीट बनेगा, और बाकी 40 में थ्री सेल्ड स्टेज पे बनेगा। हमने आपको टू सेल्ड पे भी समझा दिया, थ्री सेल्ड पे भी समझा दिया। अब जो बात करना है पोलन ग्रेन्स के बारे में, थोड़ी सी और बातें हैं, ठीक है, वो है पोलन वायबिलिटी, या पहले पोलन एलर्जी जान लेते हैं, पोलन एलर्जी, ठीक है, पोलन एलर्जी के बारे में जान लेते हैं। अब क्या है कि बहुत सारे ऐसे पोलेंस हैं जिससे कि एलर्जी, ठीक है, खास करके एनिमोफिलस पोलेंस, माने कि जिसका जो पॉलिनेशन है वो विंड के थ्रू होता है, उनसे क्या है, एलर्जी होता है। मतलब कि पोलन ग्रेन्स ऑफ सेवरल प्लांट्स काउजेस एलर्जी टू ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। क्या हुआ कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनका जो पोलन ग्रेन्स है वो क्या काउज करेगा, एलर्जी काउज करेगा, ठीक है। अब क्या बात कर रहे थे कि बहुत सारे प्लांट्स को एलर्जी है, खास करके दोज विच आर एनिमोफिलस मीन्स कि वैसे पोलन ग्रेन्स
जिसका जो डिस्पर्सल है वो किसके थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है। एनिमो का मतलब विंड, ठीक है। तो एनिमोफिलस समझ गए। और इट ऑल्सो काउजेज diseases like asthma and bronchitis, ठीक है ना। मतलब पॉलन एनर्जी से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी डिजीजेस होती हैं। अब कौन कौन से प्लांट्स है, अगर एग्जाम्पल की बात करिएगा, एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स हुज pollen grain causes एलर्जी, माने वैसे प्लांट जिनका पॉलन ग्रेन्स एलर्जी काउज करता है। तो एग्जांपल में पहला याद रख लेंगे पार्थेनियम, जिसको हम लोग कैरेट ग्रास कहते हैं, कैरेट ग्रास, ठीक है। चेक कर लीजिएगा आप लोग गूगल पे कैसा है पार्थेनियम। ये ओरिजिनली भारत का है नहीं, ठीक है, वीट के किसी वैरायटी के साथ ये यहाँ आ गया है, ठीक है, और बहुत तेजी से ये फैलता है और बहुत एलर्जी काउज करता है। दूसरा एमेरेंथस, तीसरा सेनोपोडियम, और भी है बट इतना आप याद रखेंगे, एनसीईआरटी ने इतने के बारे में बताया है। तो क्या है पॉलन एनर्जी, तो पॉलन एलर्जी क्या हो गया कि बहुत सारे ऐसे पॉलन ग्रेन्स है जिससे ह्यूमन बींग्स को एलर्जी है, खास करके वैसे पॉलन ग्रेन्स जिनका पॉलिनेशन जो एनिमोफिलस है। फिर इससे बहुत सारे डिजीज होते हैं, जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। एग्जाम्पल प्लांट कुछ ऐसे प्लांट्स हो गए जैसे पार्थेनियम हो गए, एमेरेंथस हो गया, सिनोपोडियम हो गया, इन सब से पॉलन एलर्जी है। अब जरा हम लोग बात करेंगे पॉलन वायबिलिटी के बारे में। तो अब पॉलन वायबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, पॉलन वायबिलिटी, वायबल मीन्स कि कब तक वो सक्षम है। तो पॉलन वायबिलिटी का मतलब कि द टाइम पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन इज एबल फॉर जर्मिनेशन, माने वो समय जब तक कि पॉलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेशन के लिए वायबल है, लायक है, मीन जब वो जर्मिनेट कर जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलन वायबिलिटी। वायबिलिटी मीन्स होता है ड्यूरेशन, ठीक है। तो पॉलन वायबिलिटी क्या है, द टाइम पीरियड फॉर विच pollen grains is able to germinate is called pollen viability, ठीक है। अब ये जो pollen viability है वो अलग अलग है, मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स है जिसका मात्र 30 मिनट्स के लिए है, ठीक है। सम pollens ऐसे नहीं लिखते हैं, pollen grains of some plants like rice, wheat are viable for only 30 मिनट्स। कितने देर के लिए, 30 मिनट्स के लिए। मतलब कि पॉलन ग्रेन्स जब एंथर से निकलेगा पॉलिनेशन के लिए जाएगा तो विद इन 30 मिनट्स ही वायबल है। 30 मिनट के बाद वो पॉलन ग्रेन क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, वो जनरेट नहीं कर पाएगा। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक लेग्यूमिनेसी, ठीक है, सोलेनेसी, ठीक है, सोलेनेसी, ये सब आपको ग्रेड 11th में बताया गया। लेग्यूमिनेसी का मतलब पल्सेस के बारे में है, सोलेनेसी के बारे में, सोलेनेसी, ठीक है, सोलेनेसी का मतलब कि पोटैटो के बारे में है। ये सब के बारे में आपको ग्रेड 11th में बताया गया होगा। कुछ ऐसे पॉलन ग्रेन्स हैं जैसे कि मैं लिख ही देता हूँ, पल्सेज हो गया, ठीक है, ये पोटैटो हो गया, रोसेसी हो गया, रोज हो गया, ये सब मतलब ये रोज के लिए, ठीक है। इन सब का जो पॉलन ग्रेन्स है वो इज वायबल फॉर सेवरल मंथ्स, ठीक है। इनका जो वायबल है वो
सेवरल मंथ्स के लिए वायबिलिटी होती है इसकी, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिन तक ये सब वायबल होते हैं, जल्दी इन सब का पोलन ग्रेन जो है वो डिजनरेट खराब नहीं होते हैं। तो यही है बेसिकली पोलन वायबिलिटी। तो क्या है पोलन वायबिलिटी? वो समय जब तक के लिए पोलन ग्रेन्स जो है वो वायबल है जर्मिनेट करने के लिए, उसको हम पोलन वायबिलिटी बोलते हैं। और अलग अलग प्लांट्स का जो वायबिलिटी है वो अलग अलग है, पोलन ग्रेन्स का जो वायबिलिटी है अलग अलग है। कुछ ऐसे हैं जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, ठीक है, राइस हो गया जिसको पोएसी मेंबर में बोलते हैं हम लोग, वो 30 मिनट्स के लिए वायबल होते हैं। और पल्सेज हो गए, पोटैटो हो गया, रोज हो गया, इन सब का जो पोलन ग्रेन्स है उसका जो वायबिलिटी है वो सेवरल मंथ्स तक है, ठीक है। चलिए अब ये खत्म ही है, ठीक है ना, पोलन वायबिलिटी हो गया। अब थोड़ी सी बात करना है हम लोग को पोलन प्रोडक्ट्स के बारे में। पोलन प्रोडक्ट्स मतलब कि जो पोलन ग्रेन्स है ना वो बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको कंज्यूम करते हैं इसलिए ताकि एनर्जी मिले। मतलब पोलन ग्रेन्स इज यूज्ड फॉर, पोलन ग्रेन आर यूज्ड फॉर एनर्जी सोर्स। किसके लिए? एनर्जी सोर्स के लिए। ये हाईली न्यूट्रिटिव होता है, इट इज हाईली न्यूट्रिटिव, ये हाईली न्यूट्रिटिव होता है। ये एथलीट्स के द्वारा, जो धावक होते हैं, जो दौड़ने वाले होते हैं, उनके द्वारा भी ये इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो उनको एनर्जी दे, है ना। इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय एथलीट्स फॉर हायर एनर्जी। और वेस्टर्न कंट्रीज में, है ना, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे पोलन प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, पोलन का टैबलेट आता है, पोलन का सिरप आता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इन वेस्टर्न कंट्रीज it is also used in form of tablets, syrups, etc. ठीक है, ये बात हो गई पूरी की पूरी पोलन ग्रेन्स के बारे में। अब एक दो बात और ये है कि ये जो पोलन ग्रेन्स है चूंकि हाईली रेजिस्टेंट होता है, इसीलिए ना इसको नाइट्रोजन के सॉल्यूशन में डाल के प्रिजर्व भी किया जाता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेटिव या क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कि पोलन ग्रेन्स को नाइट्रोजन में डाल के प्रिजर्व किया जाता है। तो ये पूरी बातें, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बेसिकली -196 डिग्री सेल्सियस पे इसको प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई शुरू से लेके, हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया? तो हम लोगों ने एंथर से स्टार्ट किया और एंथर से स्टार्ट करके हमने पोलन ग्रेन्स तक का बात कर लिया। मतलब सीधी सी बात, पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है यहाँ पे हम लोगों ने खत्म कर लिया है, ठीक है। तो स्टार्ट हम लोगों ने किया था स्टामेन से। तो हम लोगों ने स्टामेन के बारे में देखा कि स्टामेन में फिलामेंट है, एंथर है, एंथर का काम है पोलन ग्रेन बनाना। फिर हम लोगों ने एंथर का टीएस देखा, एंथर को टीएस कट करके हम लोगों ने देखा तो पाया कि एंथर जो है वो बाइलोब्ड है ना, बाइलोब्ड है, डाइथिकस है, टेट्रास्पोंजिएट है। फिर क्यों? क्योंकि उसमें 4 स्पोंजियम मौजूद थे। हम लोगों ने इस पे बात किया। फिर हम लोगों ने एंथर के लेयर्स के बारे में बात किया कि एंथर में लेयर कौन कौन थे। तो एंथर में लेयर थे एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। हमने सबका काम देखा, एपिडर्मिस का क्या काम था, एंडोथीसियम का काम था, मिडिल का क्या काम था, और फिर हमने बात की कि टेपिटम का क्या काम था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने ये पढ़ा कि कैसे जो है वो माइक्रोस्पोर बनते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू से, स्पोरोजेनस सेल से, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने पोलन ग्रेन्स बनाया। फिर पोलन ग्रेन्स बनाने के बाद जब हम लोगों ने पोलन ग्रेन्स बनाया, फिर हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन किया। तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन हम लोगों ने किया तो उसमें हमने देखा कि 2 कवर उसमें है, एक है आउटर कवर जिसको एक्साइन बोल रहे हैं, एक था इनर कवर जिसको इंटाइन बोल रहे हैं। फिर हम लोगों ने बात किया कि जो एक्साइन है, एक्साइन का नेचर के बारे में बात किया कि डिसकंटिन्यूअस है, हार्ड है स्पोरोपोलिन की वजह से। फिर हम लोगों ने इंटाइन के बारे में बात किया कि वो रेगुलर है।
फिर उसके बाद हम लोग बात किया कि जो पोलन ग्रेन्स है उसमें माइटोसिस 1 होता है, तो जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करके 2 सेल बनाता है, जिसमें हम लोगों ने बात की एक वेजिटेटिव सेल था, एक जेनेटिव सेल था। वेजिटेटिव सेल हमारा जो था वो स्पिंडल सेल था। फिर हम लोगों ने माइटोसिस 2 किया। माइटोसिस 2 में हमारा जो जेनेटिव सेल था वो 2 इरेगुलर सेल बना लेता है। वेजिटेटिव सेल का बेसिकली यहाँ पे पर्पस ये था कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जेनेटिव सेल्स को, ठीक है। उसके बाद ये जो फिर हम लोगों ने बात की 60% ऐसे पोलन ग्रेन्स है जिसमें कि 2 सेल स्टेज में ही पोलन मेल गैमेटोफाइट बनता है, और रेस्ट जो 40% बचा उसमें 3 सेल में होता है। फिर उसके बाद पोलन ग्रेन्स के बारे में ये सब हम लोगों ने जब डिस्कस कर लिया, तो फिर हम लोगों ने बात किया कि पोलन एलर्जी क्या है। तो पोलन एलर्जी में हम लोगों ने बात किया कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके जो पॉलेंस है उससे एलर्जी होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, अस्थमा होता है ना, लंगर डिसऑर्डर्स होते हैं। फिर हम लोगों ने बात किया पोलन वायबिलिटी के बारे में कि पोलन जो है वो कितने दिन तक वायबल है। तो बात किया कि अलग अलग प्लांट्स के केस में पोलन का जो वायबिलिटी है वो अलग अलग है। फिर हम लोगों ने कुछ पोलन प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया। फिर हम लोगों ने बात किया कि जो पोलन ग्रेन्स है उसको फॉसिलाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं -196 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो खत्म हुआ। नेक्स्ट जो क्लास हम लोग करेंगे उसमें हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक्स।